ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज रिकॉर्ड पर। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं खुद खादिम अब्बास साहब, हल्लौर से एक ऐसे प्रधान पद प्रत्याशी जो इस बार उम्मीद है इनकी कि ये जीत कर जरूर हल्लौर का रुख बदल देंगे विकास के रूप में। हम इनसे बात कर रहे थे और सवाल कर रहे थे। आइए एक और सवाल करते हैं इनसे। साहब, हाल ही में हमने सुना कि बहुत सारे यहाँ के नागरिक हैं जो आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी और उसमें कब्रिस्तान पहुंचकर आपने स्वयं खबर को दोबारा से खुदवा कर लाश वहां से वापस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। वो कहते हैं कि अगर आपको अकीदा नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप यहाँ की हल्लौर की जनता पर भरोसा कैसे जताएंगे? जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। जब ये घटना घटी तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं मुंबई में था। अचानक सुनने में आया कि साहब एक कमरे में 4 आदमी एक साथ में दम घुटने की वजह से मर गए। मेरे गांव के 4 आदमी एक ही कमरे में दम घुटने से मर गए, ये सभी ने सुना, हमने भी सुना। मैं कोई क्राइम डिटेक्टर हूँ नहीं, मैं भी एक आम आदमी हूँ, लेकिन सोचने में मैं मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि उस कमरे में 7 लोग थे। 4 लोग मर गए और 3 लोग बच गए। मैं मजबूर इसलिए हुआ इस बात को सोचने पे कि ये मौत अगर होती है धुएं से, तो एक उसमें 2 दिन पहले पैदा हुई एक बच्ची भी थी उसमें, उन 7 आदमियों में, 7 जानों में, जो वो बच जाती है और 28 साल का नौजवान लड़का वो मर जाता है। ये हर एक अक्ल सलीम रखने वाला वो आदमी सोचने पे मजबूर होगा। मैं भी मजबूर हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा उससे कोई वास्ता था नहीं। सारा हल्लौर मेरा रिश्तेदार है, सारा हल्लौर मेरा भाई है। अब लोगों ने उसे जो भी किया उसे दफना दिया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मुझे इतनी पड़ी हुई नहीं है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, लाश निकालना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जो अच्छा वो लोग भी आए, उन लोग को फौरी कहना चाहिए था पुलिस से कि साहब मुझे पोस्टमार्टम कराना है। जब तक पुलिस से आप कहेंगे नहीं तो सारे गांव वालों ने मिलकर ये साइन करके दे दिया और उन लोगों ने बॉडी दे दिया, उन्होंने दफना दिया। लेकिन उसके बाद उस मरने वाले के भाई ने एक जिद किया कि साहब मुझे शक है मेरे भाई को मार दिया गया है, ऐसा बहुत सारी चीजें। उसकी पत्नी ने भी ये बात कही, जो उस मरने वालों में से वो एक खुद वहां फर्द मौजूद थी, लेकिन उसने फिर ये जिद किया कि साहब वो हमारे आदमी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन मेरे गांव वालों ने जो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया उसमें कोई उनको शाबाशी नहीं लेनी थी। असल में उसमें मरने वालों में 3 थी महिलाएं, 1 था जेंट्स। तो कोई बेहुरमती ना हो इसका ख्याल रखते हुए लोगों ने उसको, उन्होंने सोचा कि मरने वाला मर गया है, फिर जिंदा हो नहीं सकता, इसलिए दफना दिया। लेकिन इसका भाई बजीद हो गया कि नहीं साहब मुझे कराना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये प्रतिक्रिया इतनी आसान नहीं है भाई जितना आप सोच रहे हो। बहुत जिद किया उसने, तो हमने फिर उस पर चर्चा करके और उसका परमिशन डीएम महोदय से मैंने ऑफिशियल निकाला और 4 लाशों का मुझे पोस्टमार्टम करने के लिए डीएम महोदय ने किया। लेकिन जो ख्याल उन लोगों ने किया था वही ख्याल हमने भी किया। मैंने कहा मौत जब 4 की हुई तो एक से ही पता चल सकता है। मैंने 3 लेडीज लाशों को नहीं खुदवाया, एक खुदवा के पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में उसका जो भी रिजल्ट आया पूरे हल्लौर को मालूम है। अब ऐसा कौन सा आदमी है मोतबर जो इस बात को कह सकता है कि वो मौत धुएं से हुई? क्योंकि जब सिद्धार्थनगर में बॉडी में लेके गया और ले जाने के बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो वहां 3 सर्जन ने मिलकर उसकी बाकायदा पोस्टमार्टम उस बॉडी का किया। धुएं से था तो वो 3 सर्जन लिख देते कि साहब धुएं से ये मौत हुई है। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने लिख के दे दिया रिपोर्ट में कारण समझ में नहीं आ रहा है। अब जब कारण नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब धुएं से मौत नहीं हुई, ये क्लियर हो गया। बहरहाल ऐसा कोई नहीं है मुझे, मैं तो वहां से फिर वापस चला गया अपना मुंबई में। अब उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस करने की बात किया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसे दबाने की कोशिश किया। अब केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो सरकार जाने और वो लोग जाने जिन लोगों ने उस केस को किया, उसकी पत्नी उसका भाई।
मरने वाले की पत्नी और मरने वाले के भाई ने किया, मुझे उसमें कोई गुडविल नहीं लेना था। लेकिन सत्य ये है कि किसी भी काम के पीछे कुछ ना कुछ फायदा और नुकसान होता है। अभी आपके सामने उसी पीरियड में एक हमारे गांव का एक दर्जी का लड़का था जो करंट लगने से मर गया। वही सारी प्रतिक्रियाएं सारे हमारे गांव के नेताओं ने फिर शुरू कर दिया कि साहब पोस्टमार्टम नहीं होगा। पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये आपकी क्या जिद है? क्यों नहीं होगा? कानून से आप क्यों खेलते हो? मैंने उसका भी पोस्टमार्टम मैंने कराया ले जाके सिद्धार्थनगर में। आज उस गरीब को कम से कम मेरे उस पोस्टमार्टम के जरिए 5 लाख रुपए उस परिजनों को मिल गए। लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया कि साहब ये किया वो किया, नहीं, हम काम करके हट जाते हैं। उसके बाद में भाई लोगों ने उसको कहा कि भाई ऐसा किया वैसा किया। तो मैं पूछता हूँ लोगों से कि और बहुत सारी अभी हमारे एक गांव का मसला था, 2 नौजवान बच्चे डूब के मर गए, 10 पैसा उनको सहायता नहीं मिली। एक लड़के का रोड पे एक्सीडेंट हुआ जिसे गोबरे कहते हैं, उसको अभी कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई नहीं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि कानून को आप समझें और कानून से अगर आप सही वे से जाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। उस गरीब को 5 लाख रुपए मिला उसी पोस्टमार्टम करने के लिए, और वो काम मैंने कराया है। और भविष्य में देखिए, ये कोई पॉलिसी नहीं है कि जिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि साहब वो, तो मुझे प्रधानी इतनी प्यारी नहीं है कि मैं अपने सिद्धांतों को भूल जाऊं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आपको प्रधानी इतनी प्यारी नहीं है कि आप अपने सिद्धांतों को भूल जाएं। और वाकई में अगर ये कार्य इन्होंने किया भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा दर्शाता है साफ साफ। हाल ही में अभी हमने देखा कि आपके विपक्ष में 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने लगभग कई सालों से यहाँ की चुनाव प्रतिक्रियाओं में भाग लिया है। और ताकिब रिजवी साहब का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ से 3 बार वो प्रधान रह चुके हैं। और यही अगर मैं जिक्र करूँ तसीम रिजवी साहब का, तो वो लड़े जरूर हैं जी, प्रधानी का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और इससे पहले वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं जी, लेकिन कुछ अब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आपके लिए एक मजबूत कैंडिडेट कौन लगता है आपको? मेरे लिए मजबूत कैंडिडेट इस वक्त सिर्फ मैं हूं, मुझसे मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं फील्ड में। जबरदस्त अंदाज और जबरदस्त जवाब इस वक्त इन्होंने सही कहा कि एक कैंडिडेट का मानना भी यही होना चाहिए कि मजबूत वो स्वयं खुद हो, और यही दर्शाता है उनकी सफलता का एक अलग कारण। हम आपके लिए अगर कोई ऐसी खबर लेकर आते हैं जहां इस तरीके के कई इंटरव्यूज जुड़े होते हैं तो वो आस रिकॉर्ड के जरिए से, और आप आस रिकॉर्ड का ये प्रयास है पूरी चुनावी यात्रा में कि हम आपको हर खबर पर अपनी नजर बनाकर जरूर दिखाएं। तो यहाँ अगर मैं आपसे एक सवाल और करूं जी, कि अब तो खैर प्रोग्राम खत्म करने का समय आ ही गया है, लेकिन जाते जाते आप हल्लौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उससे पहले जो मेरा सवाल है कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर, क्योंकि ताकिब रिजवी साहब का हाल ही में मैंने इंटरव्यू किया और वहाँ भी मैंने ये बात ज़रूर उनसे कही थी, क्योंकि मैं हरिजन टोले में गया था और हरिजन बस्ती में वहाँ पहुँच के कई ऐसे गरीब तबके हैं वहाँ पर, कई गरीब लोग हैं जो इस बात को गंभीरता से समझते हैं। उन्होंने ये चीज़ कही कि ताकिब साहब इस बार चुनाव लड़ तो रहे हैं लेकिन दोनों ही कैंडिडेट विपक्ष में वो भी मजबूत हैं। यहाँ से अगर कोई एक कैंडिडेट किसी एक को समर्थन दे देता है तो ताकिब साहब कहीं ना कहीं हल्का मुश्किल में जरूर आ जाती है। तो आपको अगर यहाँ से कोई समर्थन देता है कोई भी कैंडिडेट, तो क्या आप वो समर्थन स्वीकार करेंगे? देखिए, समर्थन देता है अगर तो समर्थन में कोई सवाल ही नहीं उठता, उसे खड़ा ही नहीं होना चाहिए, फिर स्टार्ट से मुझे समर्थन दे दे। बात समर्थन की नहीं है, बात यहाँ पे ऐसी कि जिस जगह आपने, जहां जिस हरिजन टोले में आपने जो भी वार्ता की, जिससे भी की, तो उन लोगों ने खुल के वो बात नहीं कही है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग जबान खोल नहीं सकते, इस तरीके से लोगों का दबाव है। जी, मैं एग्री हूं आपकी बात से, बेशक। ऐसा जी रहे हैं कि जैसे एक तानाशाही है। अगर कोई किसी के बारे में कोई 2 शब्द मोबाइल पे लिख के बच्चे देते हैं तो उसको धमकी दी जाती है। यहां से मुंबई तक धमकी और फोन पहुंच गए। भाई, तो ये कब तक करता रहेगा? ये तो लद गए वो सब जमाने के साहब,
एक जिम्मेदार अपनी जो है चाबुक के जरिए से लोगों को जिलाता था, उसके आवास पे, उसके साथ पे। और रहा सवाल कार्य का अगर दबाव है, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां से लेके मुंबई तक इवन जितने कैंडिडेट हैं उनकी भी सहायता खादिम अब्बास कर चुका है, चाहे ऐसे कर चुका है। तो एहसानों की बात नहीं होती, ये इंसानियत का है जज्बा, आप कर दीजिए, अच्छी बात, ये आपकी गुडविल है। रहा सवाल समर्थन का, तो समर्थन मुझे सिर्फ उस परवरदिगार का चाहिए, वो मुझे समर्थन देगा तो मैं आगे हूं। और जनता से मैं कहना चाहूंगा कि ये 5 साल रो मत, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये रोना बंद करो, एक सही फैसला लो और एक हकीकी ईमानदार आदमी को, जिसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता, ऐसे ईमानदार को लाओ, तुम्हारा हक तुम तक पहुंचेगा, खुशहाल रहोगे। वरना 5 साल यूं ही रोते रहोगे, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रोता हुआ। मैं विपक्ष में उसी वही भूमिका निभाऊंगा जो तुम्हारा हक मैं खुद देता, मैं उससे दिलाऊंगा, ये मेरा वादा। बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब आप चुनाव में हार जाते हैं तो आप पूरा प्रयास करते हैं कि अब आपको उस क्षेत्र से कोई मतलब ना रहे, लेकिन एक अच्छे विपक्ष का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि विकास वहीं से होता है जहां एक अच्छा विपक्ष होता है। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव से जुड़ी? कोई अगर आपकी रिक्वेस्ट हो, कोई गुजारिश हो, तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताइए। मैं पूरे हल्लौर की जनता से मेरी ये अपील है कि वो जिसे चुनना चाहेंगे वो चुनेंगे, इसमें कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी विनती पर्सनल ये है कि हर वो आदमी उतनी ही सच्चाई से, निष्पक्ष होकर, खूबसूरती से, पूरी ईमानदारी से वोट करे, बेईमानी ना करे। बेईमानी से जीते हुए इलेक्शन को हम इलेक्शन नहीं कहते, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने भी इलेक्शन जीते गए सब बेईमानी से जीते गए, ईमानदारी से नहीं। एक बार ये ईमानदारी खादिम अब्बास कहता है पूरे हल्लौर से, एक बार ईमानदारी से जिसे जिताना है उसे ईमानदारी से जिता दो, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे यही खुशी होगी। देखिए, ये आपने कहा कि एक बार ईमानदारी से जिताना है तो जिता दो, लेकिन अभी हाल ही में जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें ये सवाल था मेरा ताकिब साहब से भी कि यहाँ की जनता ने अब तक बहुत सारे बदलाव देखे, हर साल कोई ना कोई नया कैंडिडेट आ जाता है और उसके बाद वो कैंडिडेट फिर दोबारा खड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जनता ने भरोसा बहुत किया। क्या आपको लगता है कि इस बार हल्लौर की जनता भरोसा अगर करती है तो उनके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, और क्या आपको लगता है कि भरोसा करेगी? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो इस जुल्म को भी झेल चुके हैं, और उसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो वो कई ऐसी घटनाएं बीच में हुई। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस भी आई गांव में, हाल में आपने देखा होगा कि कई बार किसी की अगर तबीयत भी खराब हुई तो उस वक्त गांव में एम्बुलेंस पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, जिसके बारे में किसी प्रधान ने पिछले 2 वर्षों में या पिछले मैं कहूं तो 10 वर्षों में भी नहीं सोचा। क्या आप कोई मुझे एक रास्ता बता दीजिए कि हल्लौर के अंदर पहुंचने के लिए क्या कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है? मैं अगर ये कहूं कि पिछले जब से बना है हल्लौर तब से कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी तो सही होगा। 10 वर्षों में क्यों कह रहे हैं? कोई वे है अगर तो एम्बुलेंस जरूर आएगी, और एम्बुलेंस मैं हारूं या जीतूं, हल्लौर के लिए एम्बुलेंस और बहुत सारी सुविधाएं खादिम अब्बास हारने के बाद भी देगा। और भरोसा पब्लिक को करना पड़ेगा अटूट होके, क्योंकि लोग कहते हैं हम जीतेंगे तब करके देंगे, हम जीते या हारे हमारी सेवा यूं ही चलती रहेगी, और दुनिया देख रही है और फिर भी दुनिया देखेगी। और हल्लौर की जनता को मुझ पर बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं दरे बतूल का गुलाम हूँ, मैं धोखाधड़ी करता नहीं हूँ, और मैं अगर धोखाधड़ी करूँगा तो जनता देखिए। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि कई सालों से जो खड़ा होता है वो फिर नहीं खड़ा होता है। उसका रीजन ये नहीं कि पब्लिक उसे नकारती है, उसका किरदार ही उसे नहीं खड़ा होने देता है। और कुछ लोगों का ये है कि नहीं, ये मेरा वर्चस्व है, ये मेरी जागीर है, तो अगर वो समझे तो फिर वो खड़ा हुआ करे। इंशाल्लाह अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि अगर मैं इलेक्शन जीता तो दोबारा प्रधानी का इलेक्शन नहीं होगा, ये बात है। निर्विरोध आऊंगा, मैं ऐसे कार्य करके दिखाऊंगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने जाहिर सी बात है कही कि अगर यहाँ से ये चुनाव जीतते हैं तो अब
इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। ये निर्विरोध होकर ये अगले कई वर्षों तक यहाँ के प्रधान जरूर रहेंगे। और ऐसा जज्बा तभी होता है जब आपका मन साफ हो, जब आप खुद एक ऐसी सोच लेकर उतरते हैं चुनावी मैदान में, जहां आप वाकई में कई चीजें ऐसी करते हैं जो जनता के लाभ के लिए होती है। आप तक कई खबर हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे आज रिकॉर्ड के जरिए। अब हमें दीजिए इजाजत। आज के इस अंक से आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले अंक में।